तो लेक्चर 7 में हम पढ़ेंगे गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसमें हम गाउस लॉ पढ़ेंगे, गायन सरफेस, हाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय यूजिंग गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो ये आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गाउस लॉ कल भी हमने पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। यानी अगर आपने किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो टोटल जो चार्ज होगा उस सरफेस में उसको आप 1 over एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें या एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो हमने एक सरफेस कंसीडर की है जिसमें हमारे पास n चार्जेस हैं, यानी Q1 2 3 से लेके सोन Qn तक। तो हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम हर चार्ज के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स आपको ऐड करने से आ जाएगा, तो फाई ई इक्वल हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 सोन φn, यानी तमाम चार्जेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐड कर लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो वो जब हम अप्लाई करेंगे तो पहले चार्ज के लिए हमारे पास आ जाएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तीसरे के लिए Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो ऑन, nth के लिए आ जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सोन Qn तक। अब आप तमाम चार्जेस को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से लिख देते हैं, तो फाई इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल Q। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन एंड टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो यही हमने पढ़ना था, जो कल भी पढ़ा था गाउस लॉ। तो अब हमारे पास है गायन सरफेस। देखिए गाउस लॉ में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इसका मतलब गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए सरफेस हमारे पास क्लोज होगी, तो उस क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गायन सरफेस, यानी इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस of arbitrary shape which passes through the point where we want to calculate electric intensity। यानी ये क्लोज सरफेस होती है और उस पॉइंट में से पास हो रही होती है जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, और ये इमेजिनरी सरफेस होती है। यानी हम एक सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं, जैसे अगर आप डायग्राम में देखें तो एक सेंटर में आपके पास चार्ज Q है, तो अगर आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो जैसे आप देख सकते हैं जो R1 है, R1 रेडियस की हमने एक गायन सरफेस बनाई है। ये सिर्फ इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम इमेजिन करके अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो गायन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए खुद अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। बेटा गायन सरफेस की समझ आ गई है? सर इसमें जो पॉइंट होगा जिसमें से पास करनी है जी जी इमेजिनरी लाइन जी से, जी। वो पॉइंट चार्ज होगा। नहीं, चार्ज की वजह से किसी और पॉइंट पे, क्योंकि चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो हमने किसी और पॉइंट पे, फर्ज करें हम एक पॉइंट लेते हैं, ये आप जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन क्यू चार्ज की वजह से, तो हम उस पॉइंट पे गायन सरफेस ड्रा करेंगे। जो हमने गायन सरफेस ड्रा किया, देखें उसी पॉइंट में से पास हो रही है ना, यानी वो पॉइंट उस गायन सरफेस की बाउंड्री पे होना चाहिए। बड़ा बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से हम एक सरफेस पास करवाएंगे, ठीक है।
तो उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय यूजिंग गाउसेस लॉ। तो हाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय यूजिंग गाउसेस लॉ, तो उसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, जिसे आप गायन सरफेस भी कहते हैं, विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट। यानी आपने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट में से आपने एक गायन सरफेस इमेजिन करनी है, यानी आप एक गायन सरफेस ड्रा करेंगे। दूसरा, फाइंड द चार्ज इनक्लोज बाय द गायन सरफेस। फिर आपने दूसरा ये कैलकुलेट करना है कि उस गायन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तीसरा पॉइंट है कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तीसरा जो पॉइंट आपके पास है, पहला हो गया आपने गायन सरफेस इमेजिन कर ली, दूसरा आपने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तीसरा आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि उस गायन सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, और फोर्थ पॉइंट आपके पास है अप्लाई गाउसेस लॉ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चौथा पॉइंट आपके पास है कि आपने गाउसेस लॉ अप्लाई करना है, जो कि फाई इक्वल था क्यू ओवर एप्सिलॉन, और एक था ई डॉट ए वाला। ठीक है, तो आपने जब भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो 4 पॉइंट्स आपके ध्यान में होने चाहिए। पहला, आपने एक गायन सरफेस को इमेजिन करना है, गायन सरफेस कंसीडर करनी है, इमेजिनरी सरफेस। दूसरा आपके पास है उस गायन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तीसरा, आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि उस गायन सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। और चौथा, आपने गाउसेस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हालो चार्ज स्फीयर कैलकुलेट करनी है। यानी हमारे पास एक स्फीयर है, हालो चार्ज है, यानी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि उसकी बाउंड्री पे तो चार्जेस हैं, देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने उसकी वजह से स्फीयर के इनसाइड यानी स्फीयर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वही 4 पॉइंट्स, पहला आप गायन सरफेस इमेजिन करेंगे, चार्ज टोटल कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और गाउसेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज हालो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसकी बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्ज है। In order to calculate electric intensity inside the sphere, we imagine a Gaussian surface of radius r prime. क्योंकि अब हमने इनसाइड कैलकुलेट करनी है तो हमें गायन सरफेस भी इनसाइड बनानी पड़ेगी। हमने एक सरफेस कंसीडर की जिसका रेडियस आर प्राइम है, और आप देख सकते हैं कि आर प्राइम इज लेस देन आर, यानी जो गायन सरफेस है वो स्फीयर से छोटी है क्योंकि उसके अंदर है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि उस गायन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इट कैन बी सीन दैट चार्ज इनक्लोज बाय गायन सरफेस इज जीरो, यानी गायन सरफेस की वजह से कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज नहीं है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। 2 पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, पहला आपने गायन सरफेस कंसीडर की, दूसरा आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तीसरा पॉइंट था आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, ई डॉट ए के इक्वल होता है। और जो फोर्थ पॉइंट आपके पास होता है, गाउसेस लॉ अप्लाई करें, फाई इक्वल है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही आपने गाउसेस लॉ पढ़ा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस होता है। तो 4 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। पहला आपने गायन सरफेस कंसीडर की जो कि स्फीयर के इनसाइड ली जिसका रेडियस आर प्राइम है। दूसरा, आपने चार्ज कैलकुलेट किया तो चार्ज आपने देखा उसके अंदर नहीं है, तो चार्ज क्या हो गया, जीरो।
तीसरा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़ा है वो यूज किया, फाई इक्वल आई डॉट ए। और फोर्थ पॉइंट आपके पास है फ्लक्स इक्वल है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपने कंपेयर करना है। तो फाई फाई के इक्वल है, तो ई डॉट ए इक्वल आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगी। तो ई डॉट ए इक्वल आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब क्यू आप पढ़ चुके हैं कि क्यू की वैल्यू इस केस में 0 है, तो क्यू 0 हो गया। तो 0 को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 0। तो ई डॉट ए इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से आप, तो ई 0 के इक्वल आ गया। तो अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी आवाज आ रही है? यस सर, अब आई है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं। तो बेटा हम पहुंचे थे ई डॉट ए इक्वल है 0 के। ठीक है, आपके पास दो चीजों का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। जब भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, उसमें से एक लाजमी 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तब 0 हो सकता है या एक 0 हो या सब 0 हो। तो अब जो आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा वेक्टर एरिया है। तो वेक्टर एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपने सरफेस कंसीडर की है उसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। तो क्योंकि सरफेस का एरिया होगा, इसका मतलब उसका वेक्टर एरिया 0 नहीं है। वेक्टर एरिया 0 नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के इक्वल है। तो वहां से हम लिख सकते हैं, सिंस वेक्टर एरिया कैन नेवर बी 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नल वेक्टर। तो thus the interior of a hollow conducting charge metallic sphere is field free region। तो यानी आपके पास जो एक स्फीयर था उसकी सरफेस पे चार्ज था, लेकिन क्योंकि उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं था तो उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। यानी बाहर के चार्ज का अंदर पे कोई इफेक्ट नहीं है। बेटा बात क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा देख लें कि हमने हालो चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो 4 पॉइंट्स आपको बताए थे पहले वही हम फॉलो करेंगे। पहला, आपने गाइन सरफेस कंसीडर करनी है। तो हमने इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इनसाइड एक सरफेस कंसीडर की जिसका रेडियस आर प्राइम है और आर प्राइम लेस देन आर है। दूसरा पॉइंट है, हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है कि उस सरफेस के अंदर कितना है। तो हालो चार्ज स्फीयर है, स्फीयर के इनसाइड पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू क्या हो गया, 0। तीसरा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला है E.A और गाज़ीज़ लॉ यूज करके जो फ्लक्स का फार्मूला है वो इक्वल है फाई इक्वल है Q/ε0। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो क्योंकि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो E.A इक्वल आ गया Q/ε0। तो Q 0 है, इसका मतलब E.A किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो उनमें से एक लाजमी 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ उसी टाइम 0 हो सकता है जब दोनों 0 हो या एक 0 हो। तो वेक्टर एरिया तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। तो इसका मतलब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 0। बट अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। यानी आपके पास एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज है और उसकी जो लेंथ है वो इन्फिनिट है, यानी उसकी लेंथ भी इन्फिनिट है, हाइट भी इन्फिनिट है। यानी वो राइट की तरफ भी जाती जा रही है, कोई पता नहीं कहाँ तक जाएगी, लेफ्ट की तरफ भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो हमने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वही 4 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। पहला, गाइन सरफेस कंसीडर करेंगे। दूसरा, चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। चौथा, गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करके उनको कंपेयर करेंगे। तो हमने उस शीट का कुछ हिस्सा शो कराया आपको। आपको नजर आ रहा है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो कंसीडर एन इनफिनिट प्लेन शीट ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। In order to calculate electric intensity at any point P close to the sheet, imagine a closed Gaussian cylinder passing through the sheet. तो आपने कोई पॉइंट P लेना है जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में हमने एक सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर की है, यानी शीट आपके पास थी, ऐसे समझ लें आपने एक पाइप उस शीट में से गुजार दिया है जो शीट के दोनों तरफ चला गया है। ठीक है, यानी जो पाइप है वो शीट के दोनों तरफ चला गया हमने, यानी सिलेंड्रिकल शेप की एक सरफेस कंसीडर की है। और एक साइड पे देखिए आप पॉइंट पी है, दूसरी साइड पे हमने पॉइंट पी प्राइम लिया है। ये समझ लें कि आपके पास ऐसे एक शीट है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने एक गाइन सरफेस कंसीडर किया, यानी एक पाइप इसमें से पास हो गया। एक साइड पे आपने पॉइंट पी ले लिया है, दूसरी साइड पे आपने पॉइंट पी प्राइम लिया है। तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहला पॉइंट हमारा था, हमने गाइन सरफेस कंसीडर कर ली। दूसरा, हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। तो उसका जो सरफेस एरिया फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस है उसे आप ए कह लें, यानी जो आपके पास सरफेस है, ये जो आपने सरफेस कंसीडर की हुई है, इसका जो सरफेस एरिया वो आपके पास कैपिटल ए है। और जो सिग्मा है ये आपके पास है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी।
देखें डेंसिटी आप पढ़ चुके हैं पहले कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इधर जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब है ये है आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा आपके पास इक्वल आ गया Q ओवर A के, जिसे आप कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो वहां से Q आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, यानी चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ए आपके पास एरिया है। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने 2 स्टेप अपने कंप्लीट किए हैं। पहला हमने सिलेंड्रिकल शेप की गायन सरफेस कंसीडर की, और दूसरा हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। तीसरा पॉइंट आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो अगर आप डायग्राम देखें तो अब 3 तरह की सरफेस आपके पास बन रही हैं। ये आपने सरफेस कंसीडर की हुई है। सरफेस का एक ये वाला हिस्सा है, दूसरा सरफेस का ये वाला हिस्सा है, और तीसरा सरफेस का कर्व्ड हिस्सा है। यानी इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा और इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, और ये आपके पास कर्व सरफेस है, यहाँ पे वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हम 3 तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इस एरिया की वजह से, इस एरिया की वजह से और इस एरिया की वजह से। तो फ्लक्स थ्रो राइट एंड फ्लैट सरफेस, यानी ये वाला जो हिस्सा है जिसे आप राइट हैंड कह लें, इसकी वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ई और ए की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ये है और एरिया की डायरेक्शन भी ये है, तो इसका मतलब ये आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह इस एरिया के लिए भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पैरेलल में होंगी। तो उनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो फाई वन आपके पास आ जाएगा ई डॉट ए, दोनों पैरेलल हैं तो ई ए कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो ये इक्वल आ गया ई ए के। इसी तरह जब हम लेफ्ट के लिए करेंगे तो वो भी ऐसे होगा, ई डॉट ए इक्वल है ये कॉस जीरो 1, तो ई ए आ गया। अब रहेगी हमारे पास कर्व सरफेस। तो अगर आप कर्व सरफेस देखें तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ ऐसे देख लें कि उस एरिया में से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल फ्लक्स आप तीनों को जमा करके हासिल करेंगे। तो फाई इक्वल आ गया ई ए प्लस 0 इक्वल आ गया 2 ई ए के। अब चौथा स्टेप हमारे पास है गाजी लॉ अप्लाई करना है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को आप कंपेयर करें तो 2 ई ए इक्वल आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आपने पीछे निकाली है, सिग्मा ए के इक्वल वो पुट करेंगे तो ए से ए कैंसिल, तो 2 ई इक्वल आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर शो करने के लिए हम उसके साथ एक आर हैट यूनिट वेक्टर लगा देंगे, वेयर आर हैट इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, जो कि शीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें इसे कि इन्फिनिट शीट ऑफ पेपर है जिसके ऊपर चार्ज है, हमने एक गायन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में कंसीडर की है, और दूसरा स्टेप आपके पास होता है चार्ज कैलकुलेट करना, उसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करके करेंगे। तो ए आपके पास उसका सरफेस एरिया हो गया सिलेंड्रिकल गायन सरफेस का, सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा आ गया क्यू ओवर ए, तो क्यू आ गया सिग्मा ए के इक्वल। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, 3 सरफेस बन रही हैं, 2 फ्लैट हैं, तीसरी कर्व है। तो फ्लैट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल है, तो उसके लिए तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई ए के इक्वल।
दोनों के लिए, लेकिन तीसरी में से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तीनों को जमा करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 2EA। चौथा आप गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, फाई इक्वल है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर करें, 2EA इक्वल है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए क्यू की जगह आप लिखेंगे सिग्मा ए से ए कैंसल, तो ई आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वेक्टर को शो करने के लिए साथ आर हैड यूनिट वेक्टर आपने लगा दिया। तो वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट।